हेलो परिंदे, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राणी जगत के बारे में, यानी कि किंगडम एनिमिलिया के बारे में। किसके बारे में? प्राणी जगत यानी कि किंगडम एनिमिलिया के बारे में। ये जो आपका चैप्टर 4 है, ठीक है। इसके पहले के यदि क्लास 11th के आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे, बायोलॉजी के वीडियो अभी क्लास 11th के आप लोगों को नहीं मिले हैं, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। तो ये वीडियो आपको बायोलॉजी के कहाँ मिलेंगे? क्लास 11th के। तो क्लास 11th के बायोलॉजी के वीडियो हमारे जो चैनल पर प्लेलिस्ट है वहीं पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइएगा और वो प्लेलिस्ट पर देखिएगा, वहीं पर सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पर आपको मिलेगा कक्षा 11 जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट। यदि आपका छोटा भाई है, कक्षा 10 में पढ़ता हो, उसके पास शेयर कर दीजिएगा। यदि आपका बड़ा भाई हो, क्लास 12 में पढ़ता हो, उसके पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे प्राणी जगत, ठीक है। यानी कि प्राणी जगत को हम लोग प्राणी या फिर जंतु जगत भी बोल सकते हैं। क्या चीज? जंतु जगत, ठीक है। प्राणी जंतु, प्राणी मतलब किसके? जिसके अंदर प्राण होता है। प्राण किसके अंदर होता है? जंतुओं के अंदर, ठीक है। तो प्राणी जगत या फिर जंतु जगत यानी कि किंगडम एनिमिलिया आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये हमारा जो क्लास है वो है क्लास 11th और बायोलॉजी। आप लोगों की बहुत ढेर सारी डिमांड थी कि सर चैप्टर 4 कब आ रहा है, चैप्टर 4 कब आ रहा है। इस वजह से हमने चैप्टर 4 पर काम चालू कर दिया है, ठीक है। अब आप लोगों को ना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लगातार वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों के, आप लोग देखते रहिए, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, ठीक है। चलिए, जैसे बता दें, जैसे आपने पादप जगत पढ़ा था ना कि हमारे पृथ्वी पर जो है बहुत ढेर सारे प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। अब सभी ढेर सारे प्रकार के पौधों को, एक दो पौधों को पढ़ करके ढेर सारे प्रकार के पौधों को समझना थोड़ी ना मुश्किल है कि नहीं। अगर आपसे बोले तो तुम सभी पौधों का अध्ययन कर लो। अगर तुमसे बोल दीजिए कि तुम्हारे घर में या तुम्हारे आसपास जितने भी पौधे लगते हो उन्हीं सभी पौधों का अध्ययन कर लो, जमाने लग जाएंगे तुमको, तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी, तुम्हारी पीढ़ियाँ बीत जाएंगी, लेकिन सभी पौधों का अध्ययन नहीं कर पाओगे। क्योंकि थोड़ा सा 2 4 10 होते तो कर लेते, पता लगे 15 20 100 200 300 400 पौधे हैं, है ना। अब इधर जैसे प्राणी हैं, तुम देखे होगे मच्छर, चिड़िया, ये वो छोटे छोटे कीड़े, मनुष्य, हाथी, बंदर, है ना। जंगल में चले जाओ, वो जंगली कीड़े, जंगली जंतु ये आ गए। बताओ, मतलब पृथ्वी पर कितने ढेर सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। बहुत करोड़ों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब अगर तुमसे बोल दिया जाए कि भैया 10 जीव जंतु के बारे में तुम अध्ययन कर लो, 10 वो, 10 ये, 10 वो, तो मतलब लाखों लोग लगेंगे सभी जीव जंतु का अध्ययन करने में। तो वैज्ञानिकों ने क्या निकाला कि सभी जीव जंतु को एक डिब्बे में भर दो, कि सभी जो जीव जंतु हैं, है ना, जंतु है, प्राणी है, उनको सभी एक डिब्बे में भर दो। उस डिब्बे का नाम रख दो कुछ। उस डिब्बे के अंदर कम से कम 500 लाख, 2 लाख जीव, 5 लाख, 10 लाख जीव भर दो सब में, जिनकी सब में क्वालिटी समान हो, जो सही से सांस लेता हो, जो सही से उसी तरह खाना खाता हो, जिसमें की क्वालिटी समान हो, उसी को उसी के अंदर भर दो, है ना। तो क्या बोला गया कि सभी को क्वालिटीज के हिसाब से उसी के अंदर भर दो, कि जैसे कोई सही से इस तरह खाना खाता हो, कोई सांस इस तरह लेता हो, किसी में खून ऐसे दौड़ता हो, उसके बारे में उसी क्वालिटीज़ में भर के रख दो, ताकि हम उस जो डिब्बे का जो नाम रखेंगे, वो डिब्बे का नाम पढ़ लेंगे तो बता देंगे इसके अंदर ये जो जीव पाए जाएंगे, इतने 2 लाख 10 लाख जो जीव हैं इसके अंदर पाए जाएंगे, उनकी विशेषता क्या क्या होगी, उनके लक्षण क्या क्या होंगे, उनके गुणधर्म क्या क्या होंगे। इसीलिए बनाया गया है जगत, यानी कि किंगडम, ठीक है। समझ आ रहा है? तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा था किंगडम को, जगत को हमने पढ़ा कि मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, कवक होता है, पादप होता है, जंतु होता है। पादप जगत के बारे में आप लोगों ने पढ़ चुका है, ठीक है। अब पढ़ेंगे यहाँ पे जंतु जगत के बारे में। जंतु जगत के बाद होता है, इसमें संघ होता है, फिर वर्ग होता है, गण होता है, कुल होता है, वंश होता है, जाति होती है। लेकिन क्या संघ के बाद उसको हम क्लास में डिवाइड करते हैं, ऑर्डर में, फैमिली में, जीनस में और स्पीसीज में डिवाइड करते हैं। सपोज दैट ये एक जंतु है, इसका हमने नाम लिया बंदर, फिर किस क्लास में आता है, किस ऑर्डर में आता है, किस फैमिली में, किस जीनस में, किस स्पीसीज में। अब जैसे सपोज दैट आपसे बता दिया गया कि सामने वाला जो होटल दिख रहा है ना बड़ा सा, इसी में तुमको जाना है। अब उस होटल में जाओगे तो मैडम, वो रिसेप्शन वाली जो लड़की रहती है ना, रिसेप्शन वाली मैम, आपसे पूछेगी हेलो सर, आप किस प्रकार का होटल लेना पसंद करेंगे। तो आप बोलेंगे, फिर वो बोलेगी 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार। बोले आप तो जो भी यार इतना कैसे बता दी रही है। तो इसी तरह किस जगत में जा रहे हो? जंतु जगत में जा रहे हो, यानी कि जंतु जगत एक होटल है, होटल के अंदर जा रहे हो। अब होटल के अंदर इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, इतने ढेर सारे कमरे हैं, इतने स्टार को लेकर के। अब तुम्हें किस स्टार में जाना है, क्या क्या करना है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। चलो,
अब हम बता दें कि जंतु जगत में जो संघ है, जो डिवीजन है, जो फाइलम है, जंतु जगत के संघ 11 संघों में बांटा गया है जंतु जगत को। मतलब पूरे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जंतुओं को, जो हमारे पूरे पृथ्वी पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें से सभी जंतुओं को 11 संघ में बांटा गया है। कितने संघ में? 11 संघ में। चलो हमारे साथ पढ़ो एक बार। देखिए कितने संघ में बांटा गया? 11 संघ में। पहला हुआ पोरीफेरा, बोलो तेजी से, पोरीफेरा पोरीफेरा पोरीफेरा। फिर बोलो सीलेंट्रेटा, तेज तेज बोलो, रुकना नहीं है कोई, जल्दी बोलो, ठीक है, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। बोलो सीलेंट्रेटा पोरीफेरा सीलेंट्रेटा पोरीफेरा सीलेंट्रेटा पोरीफोरा सीलेंट्रेटा। फिर दिखाओ टीनोफोरा, पोरीफेरा सीलेंट्रेटा टीनोफोरा, पोरीफेरा सीलेंट्रेटा टीनोफोरा, पोरीफेरा सीलेंट्रेटा टीनोफोरा। 3 याद हो गए। अब 3 फिर याद करो, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा। शुरू से याद करो, देखो पोरीफेरा सीलेंट्रीटा, फिर टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज और एनिलिडा, ठीक है। इसके बाद याद करो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इनको सबको को सीरियल से याद करनी है, ठीक है। सीरियल से याद करोगे तभी समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ के जो जंतु थे वो छोटे थे, फिर यहाँ के ऐसे हो गए, फिर यहाँ के ऐसे हो गए, है ना, फिर यहाँ पे ऐसे हो गए। मतलब विकास होता गया, इन लोगों में क्या होता है, रेवोल्यूशन होता गया, ठीक है। और अगर आप इधर उधर याद कर लोगे तो आपको फिर कठिनाई आपको होगी बताने में लोगों को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अपनी कॉपी में लिखो, एक बार मेरे साथ बोलो, चलो। जिस प्रकार मैं बोल रहा हूँ ठीक उसी प्रकार तुमको भी बोलना है। चलो बोलो, बोलो साथ में, चलो। पोरीफेरा सीलेंट्रेटा, पोरीफेरा सीलेंट्रेटा, क्या हुआ? पोरीफेरा सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है। अब आपको पता हो गया कि जो जंतु जगत है ना उसके जो कितने संघ हैं, 11 संघ में बांटा गया है। आपकी जो बुक है, बुक में लिखा गया है जंतु जगत के बारे में, तो लिख लीजिए जंतुओं के प्रमुख लक्षण, एक हेडिंग डालिए और लिखिए वहां पे, ठीक है। हेडिंग आपकी क्या? सबसे पहली हेडिंग जंतुओं के प्रमुख लक्षण, ठीक है। अब सबसे पहले हमको ये बताइए आप कि जंतुओं का जो आकार होता है, जो शेप होता है, वो निश्चित होता है ना, और जो वृद्धि होती है वो भी निश्चित होती है। ऐसा नहीं कि जो मनुष्य है वो करीब बहुत बड़ा हो जाए, बादल कितना, ऐसा थोड़ी होता है। तो सबसे पहला आप लोग लिखेंगे कि जंतुओं का आकार निश्चित तथा वृद्धि सीमित होती है। चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग में लिखिए कि जंतुओं का आकार तथा वृद्धि सीमित होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लिखेंगे आप कि कुछ जंतुओं के अतिरिक्त सभी जंतु चलन करते हैं। जैसे मैं चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, चल रहा हूँ ऐसे ऐसे। तो कुछ जंतुओं को छोड़ करके कुछ जंतु ऐसे हैं जो चलन नहीं कर सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कुछ जंतु ऐसे जो चल नहीं सकते हैं, बाकी सभी जंतु चल सकते हैं। तो लिखिए कुछ जंतुओं को छोड़कर सभी जंतु चलन करते हैं। चलन करते हैं यानी कि वो चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रोटोजोआ तथा पोरीफेरा को छोड़कर सभी में तंत्रिका तंत्र व संवेदी अंग पाए जाते हैं। देखो प्रोटोजोआ क्या हुआ हमारा यहाँ पे, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा और प्रोटोजोआ को छोड़ करके सभी जंतुओं में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र पाई जाती, संवेदी अंग पाए जाते। पोरीफेरा को छोड़कर इनमें सभी में तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहाँ पे सभी में पाई जाती है तंत्रिका तंत्र या फिर संवेदी अंग पाए जाते हैं, ठीक है। पहला मतलब जो सबसे पहले जिसका विकास हुआ पोरीफेरा में, उसका कम विकास हुआ, फिर धीरे धीरे विकास होता गया। और आज हम लोगों का न्यूरल सिस्टम, तंत्रिका तंत्र इतना स्ट्रांग है कि हमारे पैर में अगर छोटी सी चींटी चलेगी ना, खाली चलेगी, काटेगी नहीं, खाली चलेगी, तो हमको आभास हो जाता है कि कोई नीचे चल रहा है। सोचो इतना बदल गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जंतु कोशिकाएं लचीली होती हैं, उनमें कोशिका भित्ति, पर्णहरिम, क्लोरोप्लास्ट व रिक्तिका नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब ये बताइए हमको, जैसे कोई जंतु है, हम लोग हैं, हमारी कोशिकाएं क्या है, लचीली है, देखो दब रही हैं, इसीलिए हमें क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका, ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं। अब ये बताओ पौधे की कोशिका देखे हो कभी? पौधे अगर होगा, इसे पौधा होगा, इसे मारोगे तो तुम्हारे हाथ में लग जाएगा, इसे मारोगे फिर तुम्हारे हाथ में लग जाएगा। जंतु की कोशिकाएं लचीली होती भाई, ये देखो ये देखो ये देखो, पकड़ लो, अपना पकड़ो, एक बार पकड़ो ऐसे,
अब पौधे की कोशिका तो लचीली होती नहीं है, ठीक है। तो जंतु की कोशिकाएं लचीली होती हैं, जिसके कारण से कोशिका भित्ति, पर्णहरिम, क्लोरोप्लास्ट तथा रिक्तिका नहीं पाए जाते हैं जंतु की कोशिका में, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत? चले आगे। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो जंतु जगत है, यानी कि जो हमारा प्राणी जगत है, ठीक है, जो हमारा जंतु जगत है, इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार, इसको लिख लिया प्रमुख लक्षण, फिर लिखिए जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार, ठीक है। आखिरकार इसको किस बेस पर इसको वर्गीकृत किया गया है। तो जंतु जगत को बता दें कि प्राणियों में शारीरिक बनावट एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी अनेक समानताएं पाई जाती हैं। क्या होता है? प्राणियों में शारीरिक बनावट एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी अनेक समानताएं पाई जाती हैं। जैसे कोशिका व्यवस्था, सभी जंतुओं में कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन कोशिका अलग अलग होती हैं। कुछ कोशिका कम विकसित होती है, अल्प विकसित, बहुविकसित होती है, ठीक है। जैसे कोशिका व्यवस्था, फिर शारीरिक संरचना, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र एवं जनन तंत्र में क्या होती है? समानताएं पाई जाती हैं, लगभग समान होता है, लेकिन अविकसित होते हैं, किसी में क्रियाशील होते हैं, किसी में बहुत ज्यादा विकसित होते हैं, ठीक है। इसी पाई जाती है, इसी कारण से इसी जंतु जगत को इसी आधार पर बांटा गया है। कोशिका को लेकर के जंतु जगत को हमारा बांटा गया है। अब जैसे आपको समझा दें, जैसे हमारे जो पोरीफेरा के जंतु हैं, सबसे पहले जो जंतु हैं कौन है? पोरीफेरा। जो पोरीफेरा है वो क्या हो? उनके अंदर बहुकोशिकीय होते हैं। पोरीफेरा हमारे बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ढेर सारी कोशिका पाई जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पोरीफेरा में कौन से जंतु आते हैं, सोच रहे हैं? बताइए, सोच रहे हैं कि नहीं? तो आपको बता दें कि पोरीफेरा में जो जंतु आते हैं उसको हम लोग जानते हैं ना, स्पंज, जानते हैं ना? स्पंज, जो गद्दी उछला करती है वही तो होती है स्पंज, ठीक है। स्पंज यानी कि पोरीफेरा का हो गया एग्जाम्पल स्पंज, और स्पंज में हमारा क्या पाया गया? स्पंज में हमारा कोशिका पाया गया, यानी कि स्पंज में हमारा सेल पाया गया। ये हो गया हमारा, बहुकोशिकीय होते हैं स्पंज, ठीक है। इसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं कि समझिएगा यहाँ पे पोरीफेरा में बहुकोशिकीय पाया गया, लेकिन उसमें क्या पाया गया? सिर्फ उसमें कोशिका पाई गई। क्या पाई गई? सिर्फ कोशिका पाई गई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसमें सेल पाई गई। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलो बताओ, यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए हमसे वो, ठीक है। चलिए देखते हैं, पोरीफेरा में क्या पाया गया आपका? नंबर 1, कोशिका पाई गई, यानी कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोशिका व्यवस्था है, ठीक है, यहाँ पे कोशिका की व्यवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं सिलेंट्रेटा व टीनोफोरा में। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में यहाँ पे लिखेंगे 2,3, है ना। सिलेंट्रेटा व टीनोफोरा में, सिलेंट्रेटा व टीनोफोरा में जो कोशिका है ना, कोशिका बदल गई। कोशिका किसमें बदल गई? कोशिका ऊतक में बदल गई। किसमें? कोशिका जो है ऊतक में बदल गई, ठीक है। सिलेंट्रेटा, यहाँ पे जो सेल थी, पोरीफेरा में सेल थी, ये किसमें बदल गई? ये बदल गई टिश्यू में, यानी कि ऊतक में। सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा, टीनोफोरा में कोशिका ऊतक में बदल गई, यानी कि यहाँ पर किसकी व्यवस्था थी? यहाँ पे ऊतक व्यवस्था थी, ठीक है। यहाँ पे ऊतक में ही सारे काम हुआ करते थे, ठीक है। जो सारे काम थे यहाँ पे टिश्यू लेवल का मतलब वो था, है ना, व्यवस्था थी। किस लेवल की? तो टिश्यू लेवल की यहाँ पे हमारी व्यवस्था उत्पन्न थी, ठीक है। समझ गए ना? पहले कोशिका, फिर देखो ऊतक बन गया अगले मतलब संघ में। अब देखो नेक्स्ट संघ आता है हमारा प्लेटी हेलमिन्थेज और एस्के हेलमिन्थेज। प्लेटी और एस्के हेलमिन्थेज यानी कि 4 और 5, ठीक है। प्लेटी हेलमिन्थेज व एस्के हेलमिन्थेज। प्लेटी हेलमिन्थेज व एस्के हेलमिन्थेज में क्या होता है? ये जो टिश्यू है, ये जो ऊतक है, ये और कुछ बन गए। तो टिश्यू बन के क्या बनाता है? यहाँ पे प्लेटी हेलमिन्थेज और एस्के हेलमिन्थेज में जो टिश्यू हो गए वो बना लिए आपका ऑर्गन, यानी कि जो यहाँ पे ऊतक में कई ऊतक मिलके क्या बनाते हैं? ऊतक मिलके अंग बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑर्गन लेवल की व्यवस्था थी, यानी कि अंग व्यवस्था थी, ठीक है।
यहाँ पे अंग बन चुके थे, अंगों से काम हुआ करता था। किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेज और एस्केहेल्मिन्थेज में। नेक्स्ट है एनिलिडा और कॉर्डेटा। नेक्स्ट आया हमारे यहाँ से एनिलिडा और कॉर्डेटा में क्या होता है, यानी कि एनिलिडा कितना है 6 से 11 नंबर में, 6 से 11 नंबर के बीच में हमारा आया एनिलिडा व कॉर्डेटा। एनिलिडा व कॉर्डेटा में जो ऑर्गन की व्यवस्था थी इसके पहले, इसके ऊपर वाले में, तो यहाँ पे ये जो ऑर्गन थे ना, अंग थे ना, यहाँ पर कई ढेर सारे अंग मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर लिए, ऑर्गन सिस्टम का। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ के जीव कम विकसित, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। यहाँ पे कॉर्डेटा वाले जीव थे ना वो अल्प विकसित थे, खूब विकसित थे, ठीक है। ऑर्गन यानी कि जो यहाँ पे अंग था, यहाँ पे ये अंग तंत्र का निर्माण कर लिए, यहाँ यानी कि अंग तंत्र की यहाँ पे व्यवस्था चलने लगी। तो ये हुआ हमारा कोशिका लेवल पर जीवों को किस प्रकार बांटा। देखा गया कि भैया सभी चीजों के बारे में देखा गया कि आखिरकार हम जीवों को किस किस प्रकार से बांट सकते हैं। जिस जिस प्रकार से बांटा जा सकता था सभी वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। तो सबसे पहले उसको कोशिका लेवल पर बांटा। देखते हैं जिसमें बहुकोशिकीय होते हैं, जिसमें संवेदी तंत्रिका तंत्र नहीं पाए जाते हैं, जिनमें अंग तंत्र नहीं पाया जाता है, वो हो गए सबसे रख दिए सबसे ऊपर। फिर जिसमें कोशिका पाई जाती है फिर उसके नीचे, फिर जिसमें टिश्यू फिर उसके नीचे, फिर जिसमें ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन पाया जाता है फिर उसके नीचे, फिर सबसे नीचे जिसमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। जैसे हम लोग अल्प विकसित हैं, मतलब खूब विकसित है, अल्प नहीं खूब विकसित है, अति विकसित है, ठीक है। ये हुआ। अब जैसे ये तो हुआ हमारा कोशिका व्यवस्था। जंतु जगत को वर्गीकरण के आधार पर हम लोगों ने लिख लिया, जैसे कोशिका व्यवस्था के आधार पर, लिखिए हेडिंग डालिए, कोशिका व्यवस्था के आधार पर जंतु जगत के वर्गीकरण, ठीक है। कोशिका व्यवस्था के आधार पर इस प्रकार से बांटा गया। पोरीफेरा, आप इसको अपने मन से बना बना के लिख सकते हैं क्योंकि आप 10th पास हो चुके हैं, अब आप अपने मन से लिखने की आदत डालिए। पोरीफेरा इस जंतुओं, इस संघ के जंतुओं में बना बना के, जितना भी बना सकते हो उतना बना के लिख लो, ठीक है। क्या क्या पाया जाता है सारी चीजें बताओ उनको, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े, बना के लिख लोगे। सीडेंटेटा वो टीनोफोरा में कोशिकाएं विकसित होकर एक ऊतक व्यवस्था का निर्माण करती, सारी चीजें लिख लोगे। मिटा दे कॉर्नर का। चलिए अब हम लोग मिटाते हैं इसको, चलो जल्दी लिखो। एक सेकंड ना, ये क्या लग गया, ये देखो यहाँ पे हम लोग मिटाते हैं ये, ठीक है। बोर्ड छोटा है ना, अब तुम लोग अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से रिस्पॉन्स करते रहो तो फिर बोर्ड भी बड़ा करवा लिया जाए। ये देखो, ठीक है। चलो अब आता है नेक्स्ट हमारा परिपाचन तंत्र। क्या चीज आता है? पाचन तंत्र। जैसे वहां पे कोशिका के आधार पर बांटा गया, अब यहाँ पर हम लोग पाचन तंत्र देख लेते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो जैसे हमारा पाचन तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है अपूर्ण पाचन तंत्र और दूसरा होता है पूर्ण पाचन तंत्र। पहला कौन सा होता है? पहला होता है अपूर्ण पाचन तंत्र। क्या होता है? अपूर्ण पाचन तंत्र। और दूसरा होता है हमारा पूर्ण पाचन तंत्र, ठीक है। जो अपूर्ण पाचन तंत्र है, यहां पे समझिए पाचन तंत्र में क्या होता है? मुख, गुहा और गुदा द्वार, यानी कि मुख से हम खाना खाते हैं और गुदा से, एनस से हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अपूर्ण पाचन तंत्र में खाली मुख ही था, यानी कि इसी से खाना अंदर लो और इसी से बाहर निकालो। लेकिन पूर्ण पाचन तंत्र में क्या हुआ? पूर्ण पाचन तंत्र में मुख पाए गए और गुदा भी पाया गया, यानी कि भोजन तो वो यहाँ से, इस जगह से भोजन अंदर एंट्री कर रहा है और इधर से भोजन बाहर निकल रहा है। ये होता है पूर्ण पाचन तंत्र और अपूर्ण पाचन तंत्र। हेडिंग डालेंगे आपको पाचन तंत्र के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण का आधार। तो पाचन तंत्र में आप लोग लिखेंगे कि जैसे यहाँ पे पाई गई मुख, गुहा, ग्रसनी, है ना, ग्रसनी पाए गए, अमाशय पाए गए, इसमें पूर्ण पाचन तंत्र में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे कि मतलब कि पाचन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, अपूर्ण और पूर्ण। तो आप लोग पूर्ण पाचन तंत्र जैसे हो गया आपका एनिलिडा से कॉर्डेटा तक आपका पूर्ण पाचन तंत्र आने लगा, ठीक है। और जो अपूर्ण पाचन तंत्र था वो इसके ऊपर था अपूर्ण पाचन तंत्र, ठीक है। उसमें तो कोई पाचन तंत्र ही नहीं था, स्पंज वगैरह में, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है, सेलेंट्रेटा, ठीक है। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हेडिंग है कि प्राणी, लिखिए अपनी कॉपी में लिखिए कि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं। पहली चीज
लिखवाया था ना। चलो पहली चीज लिखो कि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय होती हैं, परंतु इन सभी में एक ही प्रकार का संगठन स्तर नहीं पाया जाता है। इन सभी में एक ही प्रकार का संगठन स्तर नहीं पाया जाता है। हेडिंग डालिए, लिख लिए। चलो नेक्स्ट उदाहरण लिखो। उदाहरण है हमारा स्पंज यानी कि कोशिका। कोशिका क्या है? इस प्रकार के संगठन को कोशिकीय स्तर का संगठन कहते हैं। हेडिंग डालिए टीनोफोरा, वो सॉरी यहाँ हमारा पोरीफेरा। पोरीफेरा में डालिए कि इसमें कोशिका व्यवस्था की प्रणाली चलती थी। ठीक है, इस संगठन ये संगठन कोशिका स्तर का था। ठीक है, लिखिए इस प्रकार के संगठन को कोशिकीय स्तर का संगठन कहते हैं। फिर नीचे हेडिंग डालिए सीलेंट्रेटा और टोनीफोरा टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में लिखिए कि कोशिका की व्यवस्थाएं थोड़ा जटिल होती गई। इनमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर ऊतक के रूप में करने लगी, या कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक के रूप में बदल गईं। ठीक है, तो हम लोग नीचे सबसे लिखोगे कि इस प्रकार के संगठन को ऊतक स्तर का संगठन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कि इस प्रकार के संगठन का ऊतक स्तर का संगठन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेटेहेल्मिन्थेज और एस्केहेल्मिन्थेज। ये आया हमारा प्लेटेहेल्मिन्थेज और ये हमारा आया एस्केहेल्मिन्थेज। इन दोनों को अलग बांटा, इसको अलग बांटा, ये 5 नंबर तक हमने अलग बांटा। ठीक है, तो प्लेटेहेल्मिन्थेज और एस्केहेल्मिन्थेज में क्या बोलेंगे कि इन जंतुओं में ऊतक संगठित होकर अंग के रूप में कार्य करने लगे। क्योंकि हमने भी देखा कि प्लेटेहेल्मिन्थेज और एस्केहेल्मिन्थेज में जो ऊतक थे, जो टिश्यू थे, वो ऑर्गन पे काम करने लगे, ऑर्गन बेस्ड पर, यानी कि एक एक अंग बना लिए। ठीक है, अंग बनाकर कार्य करने लगे। तो इसको हम लोग ऑब्वियसली बोलेंगे कि इस प्रकार के संगठन को हम लोग अंग, है ना, अंग स्तर का संगठन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनीलिडा व कार्डेटा जंतुओं में। एनीलिडा से कार्डेटा तक के जंतुओं में क्या होता है कि इसमें अंग, यहाँ पे अंग पाए गए, यहाँ पे कोशिका, ऊतक लिख दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाया गया कोशिका हमारा, और यहाँ पे ऊतक, फिर यहाँ पे अंग, फिर यहाँ पे अंग तंत्र। यानी कि एनीलिडा और कॉर्डेटा डालोगे, फिर उसके लिखोगे एनीलिडा और कॉर्डेटा के जंतुओं में अंग संगठित होकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। जो प्रत्येक तंत्र होता है उसमें पाया जाता है विशिष्ट कार्य करता है। जैसे हमारा पाचन तंत्र अलग कार्य करता है, परिसंचरण तंत्र अलग कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र अलग काम करता है, श्वसन तंत्र अलग काम करता है। ये सारी चीजें मतलब प्रत्येक तंत्र एक अलग विशिष्ट कार्य करता है। फिर नीचे लिखो इस प्रकार के संगठन को अंग तंत्र स्तर का संगठन कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये देख देख के पढ़ा रहा है। देखो देख देख के नहीं, ये है हमारी नोट्स। इसको पहले हम लोग लिखते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, अपनी कॉपी क्या A4, मतलब A4 ना, यही जो कागज होता है इसमें, फोटोकॉपी वाले में, उसी में लिखते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, ताकि अगर आप लोग नोट्स मांगो तो इसी को नोट्स प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, इसीलिए हम लोग लिख लेते हैं। बाकी पढ़ाने को तो इसी, अगर हटा भी दोगे ना फिर भी हम पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे क्या होता है, इससे हमें पता रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे देख लिए प्लेटीहेल्मिन्थेज। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेज व एस्केहेल्मिन्थेज तक क्या होता है, अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे लिख लो प्लेटीहेल्मिन्थेज तक क्या पाया जाता है, अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। और एनीलिडा से कॉर्डेटा में, ठीक है, क्या होता है, एनीलिडा से कॉर्डेटा में पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए पाचन तंत्र। अब नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक बचता है आपका परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र के बारे में थोड़ा देख लीजिए, नीचे लिखे दे रहा हूं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, तो आप लोग पता होगा परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, क्या होता है, एक खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। यानी कि वैज्ञानिकों ने इन सारी चीजों को देखा तब जाके इनको बांटा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ओपन, इंग्लिश में लिख लो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर यहां हुआ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे हुआ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला परिसंचरण तंत्र और बंद, यानी कि ये बताओ अगर कोई पानी है, जल है, उसको हम लोग खुले में रख दिए, यानी कि जैसे कि एक गिलास है, एक गिलास में हमने सभी पानी को भर के रख दिया, तो क्या हुआ, वो पानी हमारा खुला है, यानी कि वो ओपन परिसंचरण तंत्र है। यानी कि कुछ जंतुओं में ऐसा होता है कि जो खून होता है वो एक जगह भरा रहता है, एक जगह डिब्बा होता है कुछ जंतुओं में, जैसे मच्छर वगैरह में।
तो एक खून का एक अलग डिब्बा होता है परिसंचरण का, वही डिब्बा में खून भरा रहता है, जिसको काम होता है जाके ले आता है थोड़ा थोड़ा अपना काम के लिए। लेकिन हम लोगों में क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र, हमारे अंदर क्या पाई जाती हैं, इसमें हमारे अंदर पाई जाती हैं वाहिकाएं। ठीक है, क्या हो गई, वाहिकाएं, जिसको हम लोग वाहिनी बोलते हैं, वाहिनियां। हमारे अंदर वाहिनियां पाई गई, फिर पाई गई हमारे अंदर धमनी पाई गई, फिर सीरा पाई गई। यानी कि हमारे अंदर जो खून होता है वो स्टोर नहीं होता है कहीं पर कि पता लगे दिमाग सर पे खून भरा हो 5 लीटर, सर में ऐसे मार दो तो खून बहने लगे, ऐसे नहीं, हर जगह खून तैरता रहता है। ये होता है बंद परिसंचरण तंत्र, यानी कि क्लोज्ड रहता है हमारा परिसंचरण, खुला नहीं रहता है कि थोड़ा सा कोस दो कहीं पर, वहीं पे जहाँ पे खून भरा हो। अब मच्छर के पीछे जहाँ पे खून भरा रहता है थोड़ा सा कोस दोगे तो खून निकलने लगेगा, नहीं निकलेंगे। तो देखो, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पे समझ लो कि प्लेटे हेलमिंथीज तक में हमारा खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एनिलिडस कॉर्डेटा तक में हमारा बंद परिसंचरण तंत्र पाया गया है। ठीक है, यानी कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ऊपर खुला परिसंचरण तंत्र में लिख सकते हो कि रक्त का बहाव सीधे कोशिका व ऊतक में होता है। खुला परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, रक्त का बहाव सीधे सीधे कोशिका या ऊतक में होता है। ठीक है, कोशिका व ऊतक को रक्त की जरूरत पड़ती है तो सीधे कोशिका ऊतक में रक्त को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें कोशिका या ऊतक में रक्त की जरूरत पड़ी तो वेन से लेंगी, ये नहीं कि सीधे कोशिका वहां से दौड़ी दौड़ी चली जाए हार्ट के पास, दिल के पास, हे खून दे दे हमका, खून दे दे, ऐसे थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बंद परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट टॉप, मतलब इतने के आधार पर जंतुओं को बांटा गया, परिसंचरण तंत्र के आधार पर, पाचन तंत्र के आधार पर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कुछ सम्मितियां आती हैं, क्या आती हैं, सममिति। ठीक है, सिमेट्री आती है, कुछ कुछ सिमेट्री के आधार पर भी जंतुओं को बांटा गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग बननी चाहिए सिमेट्री। ठीक है, सम्मिति, कुछ सम्मिति के आधार पर भी जंतुओं को बांटा गया। ठीक है, लिखो सम्मिति, सिमेट्री। ठीक है, सम्मिति, सिमेट्री। ठीक है, तो देखिए प्राणी को सम्मिति के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है, यानी कि जो हमारे जंतु हैं, जो हमारे प्राणी हैं, उनको सम्मिति के आधार पर भी मतलब कि बांटा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि प्राणी को सम्मिति के आधार पर, प्राणी को सम्मिति के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जो प्राणी होते हैं, जो हमारे जंतु होते हैं, उनको सम्मिति के आधार पर यानी कि सिमेट्री के आधार पर भी उनको वर्गीकृत किया गया, यानी कि सिमेट्री के आधार पर भी उनको बांटा गया है। अब जो सम्मिति होती हैं वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं। सम्मिति जो हमारी होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, नंबर 1, 2, 3। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं। सम्मिति जो 3 प्रकार की होती, पहली होती है हमारी असम्मिति। ठीक है, पहले जो सम्मिति में जो प्राणी आते हैं, पहले हो गया हमारा असम्मिति, असम्मिति प्राणी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम असिमेट्री, असिमेट्री। दूसरा हुआ हमारा सममिति प्राणी, फिर इसका मतलब हुआ सिमेट्री। इसका इंक खत्म हो रहा है, एक सेकंड ना। नेक्स्ट, जो दूसरा हुआ हमारा, दूसरे को हम लोग बोलते हैं, एक सेकंड ना, ब्लैक से लिखे दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अरीय सम्मिति। दूसरे को हम लोग बोलते हैं अरीय सम्मिति। ठीक है, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं द्विपार्श्व सम्मिति, अरीय सम्मिति, यानी कि रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अरीय सम्मिति को हमने बोला रेडियल, अरे यार आज इनकोआ सब में खत्म है। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, पहला डालोगे असम्मिति, अरीय सम्मति, द्विपार्श्व सम्मति। ठीक है, अरीय सम्मति, द्विपार्श्व सम्मिति। ठीक है, चलो हेडिंग डालिए, एक सेकंड ना, इंक डाल ले थोड़ा सा, तुम हेडिंग डालो तब तक हम इंक डाल लें।
फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, हो गया बोर हो गए क्या बच्चे? आपने वीडियो को क्लिक किया है, ठीक है। और जो बच्चे हमारे यहाँ पे आ गए हैं, आप लोग ओपन परिंदे हो, आप लोग खुले परिंदे हो। परिंदे, परिंदे का मतलब जानते हो? बहुत बड़ा वर्ड होता है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो परिंदों की जो उड़ान होती है ना, वो कहाँ होती है? सीधे बादल को चीर कर होती है, ठीक है। बादल के पास नहीं परिंदे उड़ान भरते हैं बादल के पास तो उड़ान चिड़िया भरती हैं। आप लोग परिंदे हैं, बादल से चीर करके सीधे ऊपर उड़ान भरेंगे, ठीक है। चलो, क्या होता है असम्मिति प्राणी, अरीय सम्मिति प्राणी, द्विपार्श्व सम्मिति, बाइलिटरल सिमेट्री, ठीक है। क्या होता है बाइलिटरल सिमेट्री? अब चलने लगा, ठीक है। क्या होगा? बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री है ना, बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सम्मति। अब सबसे पहले ये समझो सममिति क्या है। सममिति का मतलब होता है कि किसी प्राणी को काटने पर उसके दो भागों में बढ़ जाना, सममिति होती है। अब देखो द्विपार्श्व सममिति का मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही अक्ष पर काटने से दो बराबर भागों में बढ़ जाए। द्विपार्श्व सममिति का क्या मतलब होता है? केवल एक ही अक्ष पर काटने से, केवल एक ही अक्ष पर काटने से दो बराबर भागों में बंट जाना द्विपार्श्व सममिति कहलाता है। जैसे हम हैं, सपोज दैट, समझो उदाहरण के लिए, ठीक है। द्विपार्श्व सममिति यानी कि केवल एक अक्ष से। अब हमको अगर तुम 20 से ऐसे हम खड़े हो गए, हमको तुम अगर 20 से ऐसे काटोगे, भैया काटना नहीं, ठीक है, बोल रहे हैं, ऐसे अगर काटोगे तो क्या देखोगे? हमारा एक हाथ इधर गया, एक हाथ इधर गया, एक आंख इधर चली गई, एक आंख इधर चली गई, एक नाक इधर, एक नाक इधर, आधा दिमाग इधर, आधा दिमाग उधर, दांत इधर, दांत इधर, एक पैर इधर, एक पैर उधर। यानी कि अगर हम इसको एक अक्ष पर काटेंगे, एक अक्ष पर किसी भी जीव को काटने से उसके दो भागों में बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? द्विपार्श्व सममिति। अब सपोज हमको 20 से ऐसे काट दोगे, यार देखो काटना मत, ठीक है, बहुत सुई भी नहीं लगवाते हम। अगर 20 से, तुमको समझते हैं, अगर तुम हो, सपोज तुम यहाँ पे बैठे हो, तो सभी लोग सभी जितने बच्चे देख रहे हैं सभी यहाँ पे हैं, ये तुम लोग अगर मैं ऐसे 20 से काटू ना, यहाँ से ऊपर वाला सिरा ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला नीचे रह जाएगा, अच्छे से नहीं कटेगा, मतलब कि पूरा आधा आधा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर 20 से काटा जाएगा ना, तुम लोगों को आधे आधे हो जाओगे। इसी को बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति, ठीक है, इसी को बोलेंगे द्विपार्श्व सममिति। अब आ जाता है अरीय सममिति। अरीय सममिति आता है कि किसी भी अक्ष पर काटने से प्राणी दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। अरीय सममिति में क्या होता है कि किसी भी अक्ष से काटने से प्राणी दो बराबर भागों में बढ़ जाए। कोई भी अक्ष काट लो, जैसे ये प्राणी है, इसको तुम किसी भी अक्ष से, इसको तुम ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट लो, ऐसे भी काट लो, ऐसे भी काट लो, ऐसे भी, किसी भी अक्ष से काट लो, दो बराबर भागों में बटेगा ही बटेगा। अगर वो कटा नहीं कि दो बराबर भागों में बटा नहीं, अगर प्राणी का अगर जीव कटा नहीं तो दो भागों में बटा नहीं, ठीक है, ये देखो गया। तो अरीय सममिति में क्या होता है कि किसी भी अच्छे से तुम काट लो, किसी भी एक्सेस से काट लो, दो बराबर भागों में उसको बटना ही बटना है, हर हाल में बटना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है असम्मिति। असम्मिति में क्या होता है? असम्मिति में होता है कि किसी भी अक्ष पर काटने से दो बराबर भागों में ना बटे। अब तुम असम्मिति प्राणी में कि किसी भी अक्ष से, सपोज दैट ये ऐसा एक जंतु है, ये देखो, अगर इसको तुम 20 से काटोगे, देखो आधा का भाग इधर कम छोटा हो जाएगा, उधर छोटा हो जाएगा, ऐसे काटोगे आधा उधर चला जाएगा, आधा इधर, मतलब कि सही से नहीं काटोगे, ऐसे काटोगे ऐसे भी नहीं काटोगे, ऐसे, मतलब इस जंतु को तुम किसी भी तरह से काटोगे, ये बराबर दो बराबर भागों में बटेगा ही नहीं, उसको बोलेंगे हम असम्मिति प्राणी, ठीक है। बुक खोल के देखिएगा, एग्जाम्पल आपके वहां पर लिखे हुए, बहुत अच्छी चीज है। जैसे यहाँ पे हमारा हो गया स्पंज, ठीक है, यानी कि जो पोरी फेरा के जो जीव है, पोरी फेरा के जो जीव हैं, वो स्पंज वगैरह, वो सब आते हैं असम्मिति प्राणी में, ठीक है।
तो आज के लिए आप लोगों के लिए बस यहीं तक। प्राणी जगत यानी कि किंगडम एनिमिलिया का बस यहीं तक आज मैंने आपको पढ़ाया। तो आप लोग नीचे रिस्पॉन्ड करके बताइए कि लेक्चर कैसा लगा। यदि आप लोगों को इसके आगे का लेक्चर चाहिए, इसके आगे के चैप्टर्स के वीडियो चाहिए या इसी के पार्ट बाय पार्ट चाहिए, तो नीचे ढेर सारा कमेंट करिए, ढेर सारा प्यार करिए और बहुत ढेर सारे लोगों के पास शेयर करते रहिए। हमारा एक चैनल और है जिसका नाम है बायोवन मोटिवेशन। यदि जिंदगी से उदास हो गए हो, हताश हो गए हो, तो बायोवन मोटिवेशन पर जाकर मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर देखिए। यदि आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप हमारे तीसरे चैनल बायोवन टेक पर जाकर के टेक रिलेटेड वीडियोस को देखिए, जहां पर हम सिर्फ आपको ये बताते हैं कि यूट्यूब पर आने के लिए ओरिजिनल क्या है, मतलब कि हम अपने एक्सपीरियंस को बिल्कुल 2-3 मिनट के अंदर बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको घुमाते रहें वही बात में, सही ना बताएं, झूठ बता रहे, ऐसा नहीं, बिल्कुल सही। यदि आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको एक सही दिशा निर्देश देने आए हैं बायोवन टेक पर, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।